तो अगर आप मान लो जॉब में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में आप 2-3 मॉक दे लीजिए। अगर आप नई जॉब कर रहे हैं तो डेली दे लीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये है कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना करेंगे उतना शार्प होगा, नाइफ की तरह है ये, आपको चलाना पड़ेगा वो। Hello everyone, welcome to KMMRT with Toppers, an initiative of Unacademy. इंडिया में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपीएससी हो या फिर बैंक एग्ज़ाम हो या फिर एनटीए नेट एंड छोटे बच्चे जो 10th and 12th पास करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे नीट एंड जेई। बट इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल। इसमें 20 लाख लोग एग्ज़ाम लिखते हैं। टियर 1, टियर 2, टियर 3 एग्ज़ाम्स होते हैं एंड हर पड़ाव पे दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम जहाँ पे आपकी अपनी पूरी क्या बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट होती है। जैसे ये भी बोलते हैं कि क्रिकेट में अगर आप टेस्ट खेलते हो तो आपकी पूरी पर्सनालिटी या फिर एज अ क्रिकेटर बाहर आती है। यहाँ पे भी सेम वे एसएससी सीजीएल में आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो बाहर दिख के आती है। एंड जो टॉपर इसमें होते हैं वो जस्ट नॉट द टॉपर अबाउट द एग्ज़ाम, दे एक्सेल एवरीथिंग इन देयर लाइफ। जस्ट लाइक यूपीएससी एग्ज़ाम वी डू हैव अ एसएससी सीजीएल टॉपर एज वेल। आज हम मिलने वाले हैं एक एसएससी सीजीएल टॉपर से, निखिल तिवारी। निखिल तिवारी ने एसएससी सीजीएल 2019 में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स से क्लियर किया था एग्ज़ाम एंड टुडे वी हैव हिम विद अस एंड उनकी पूरी जर्नी बात करते हैं कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम किया, कब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड 2019 एज यू नो कि बहुत सालों पहले था, तो ये बहुत बड़ी जर्नी है एंड लेट्स ऑल लिसन कि उनकी स्टोरी क्या थी। सो लेट्स ऑल वेलकम निखिल तिवारी। हेलो निखिल। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन। सो सबसे पहली बात सर, आपने जो एग्ज़ाम क्लियर किया लाइक दैट आफ्टर 3 years, तो कैसा आपको फील हुआ कि फाइनली व्हेन यू गॉट द रिजल्ट, तो कैसा फीलिंग था? रिलीव्ड। थोड़ा डर था कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएगा, वो डर रहता है ना, तो अब वो निकल गया, एक फियर निकल जाता है कि एग्जाम हो गया, एक तो हो गया। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन एट होम कि अब फाइनली रिजल्ट आ गया एसएससी जगह? एक्चुअली पेरेंट्स का तो इमोशनल सीन है, रोने लगे वो हाल। तो सबसे पहले ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार एसएससी सीजीएल के बारे में लोगों को समझाते, ताकि जिनको पता नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में, दे ऑल्सो गेट टू नो कि ये एग्ज़ाम होता क्या है एंड इस एग्ज़ाम क्लियर करने से आप किस पोस्ट में जाते हैं एंड उस पोस्ट में आप लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे। Hello everyone, I am Nikhil. I have recently cleared CGL 2019 with 692.69 marks out of 700. अब काफ़ी लोग आप में सोचेंगे CGL एग्ज़ाम होता क्या है। CGL का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितनी भी ग्रुप बी पोस्ट हैं उन सब के लिए इस एग्ज़ाम से आपको रिक्रूटमेंट होता है, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी, सीबीआई या फिर जितनी मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल मिनिस्ट्री, सबके लिए आपको इसी एग्ज़ाम से जॉब मिलती है। और इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रमोट होकर ग्रुप ए लेवल, यूपीएससी लेवल तक पहुंच जाते हो। ओके, इंटरेस्टिंग। इसमें ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 20 लाख लोग लिखते हैं एंड ये एग्ज़ाम होता भी बहुत लंबा है। तो अब आप एक बार अपनी पूरी जर्नी बता सकते हैं कि जब आपने नोटिफिकेशन देखा तब से लेकर एग्ज़ाम क्लियर होने तक आपकी पूरी जर्नी क्या थी, आप एक बार? ओके। तो मैंने ग्रेजुएशन किया अपना 2019 में रामजस कॉलेज से। तो एक्चुअली ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मेरा माइंड बन चुका था मुझे सीजीएल एग्ज़ाम देना है इसके बाद। तो जब मैं पास आउट हुआ मई 2019 में, जून 2019 में मैं घर आ गया था, तो तब से मैंने फुल फ्लैश तैयारी सीजीएल के लिए स्टार्ट कर दी थी। और हम लोग का प्री हुआ था मार्च 2020 में जाकर, और फिर उसके बाद मेंस हुआ, कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से मेंस लेट हुआ, जो कि हुआ हमारा नवंबर 2020 में, और तभी हम लोग का टियर 3 भी हो गया। ओके, तो टियर 3 साथ में था या फिर थोड़े टाइम के बाद? एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टियर 2 टियर 3 साथ में था हम लोगों का, मतलब एक हफ्ते गैप पर टियर 3 भी हो गया। ओके, तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टियर 2, ऐसे टियर 3 के लिए तो यूजुअली वेट करते हैं कि आपका टियर 2 रिजल्ट की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन आपको साथ में करना चाहिए या फिर आपको सेपरेटली करना चाहिए? एक्चुअली भाई ये एस्पिरेंट को पहले लगा था कि टियर 3 टियर 2 साथ में नहीं होगा, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ। लेकिन एसएससी ने 3-4 महीने पहले बता दिया था कि टियर 3 भी इस बार साथ में होना है। ओके, तो हम लोग को टियर 2 टियर 3 साथ में लेकर चलना ही पड़ा। ओके, ठीक है। तो इसमें एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बात ये भी है कि अब
इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है एसएससी सीजीएल की, उसमें ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता कि कहाँ से मैं इसका इन्फॉर्मेशन लूँ। तो आप बता सकते हैं कि हाउ टू स्टे अपडेटेड इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, कि जो भी न्यूज़ आती है गवर्नमेंट से वो कैसे हम याद रखें और कहाँ से देखें? तो अपडेट के लिए आपके पास 2 सोर्स बेस्ट रहेंगे, एक तो यूट्यूब से कर सकते हैं और टेलीग्राम से। कोई भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, इन्फॉर्मेशन रिजल्ट आ रहा है या मार्क्स आ रहे हैं, वो आपको दोनों सोर्स से मिल सकते हैं आराम से। दोनों सोर्स से, एंड दैट इज़ रिलायबल सोर्स Yes. जो हम फॉलो कर रिलायबल सकते हैं। सोर्सेज और क्या। ओके, ठीक है सर। सो दैट्स अबाउट दिस सीजीएल एग्जामिनेशन। नाउ अभी हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को हम पढ़ते कैसे एंड कहाँ से पढ़ें, रिसोर्सेज क्या क्या है, एंड टीयर 1 एग्ज़ाम में क्या होता है, टीयर 2 एग्ज़ाम में क्या होता है, एंड इवन टीयर 3 में क्या होता है। सो इसमें लेट्स स्टार्ट विद द टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो आप एक बार पैटर्न बता देंगे लोगों को, एंड ऑल्सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन, आपने प्रिपेयर भी कैसे किया था उसके लिए? टीयर 1 में एक्चुअली सर आते हैं मैथ्स, इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग। यस, 50 मार्क्स के 200 मार्क्स का हम लोग का टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है 400 मार्क्स का, 100 मार्क्स का टीयर 3। तो टीयर 1 के लिए एक्चुअली ये है कि आप जरा देखेंगे तो टीयर 1 में मैथ्स और इंग्लिश आती है, टीयर 2 में भी मैथ्स और इंग्लिश आती है। तो मैथ्स और इंग्लिश आप दोनों के लिए साथ में लेकर चलेंगे। ओके, और रीजनिंग जीएस के लिए आपको सेपरेट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन आप वेटेज भी देखें, वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, मैथ्स और इंग्लिश का। तो ज़्यादा फोकस आपको रखना है मैथ्स और इंग्लिश पर, और रीजनिंग और जीएस भी पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा उन पर कम फोकस रखना है। ओके, बट ऐसे होता भी है ना, जीएस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इवन फॉर टीयर 1। तो ऐसे जीएस में आपको स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ना होता है एज अ सिलेबस? ओके, जीएस में एक्चुअली हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और 50 मार्क्स का जीएस आता है। लेकिन काफ़ी लोग करते क्या है कि जीएस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। आपको भागना नहीं है, रियलिस्टिक टारगेट बनाना है कि अगर आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं 50 में से, बहुत है, ओके, बहुत ज़्यादा है। और आप उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। बाकी अगर आप इकोनॉमी, बायो अगर छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका टफ क्वेश्चन आएगा आप भी नहीं कर पाएंगे। आपको इंश्योर करना है कि आप सिंपल क्वेश्चन कर लें। तो हिस्ट्री के लिए आई डेट के लूसेंट भी होती है, हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो आप, लेकिन लूसेंट में बहुत हैवी दी हुई है। तो व्हाट आई डिड के मैंने 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ी कि स्टोरी के थ्रू आपको हिस्ट्री जल्दी याद होती है। ओके, तो मैंने हिस्ट्री का एनसीईआरटी से कर लिया, सेम ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी से किया, लेकिन पॉलिटी मैंने करी लूसेंट से। जहां से अच्छा मिल रहा है, लूसेंट मुझे अच्छा लगा, मैंने वो कर लिया। और लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने की लूसेंट से, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बेस है। अगर किसी भी एग्जाम को आपको जानना है कि आप निकाल सकते कि नहीं, तो बेस्ट रिसोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपको ये भी अगर देखना है कि मुझे कोचिंग करनी है कि नहीं करनी, बेस्ट रिसोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लेवल देखिए। अगर आप खुद से थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हैं तो कोचिंग मत करिए, अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे नीड आपको कोचिंग कर लीजिए। ओके। तो मतलब बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोचिंग जाना ज़रूरी है, या फिर आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। Yes. बट आपको ये टेस्ट आपको खुद लेना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर का मॉक दे दीजिए, या फिर इवन मॉक टेस्ट भी दे दीजिए। उस लेवल के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कोचिंग जाना ज़रूरी है या नहीं। वैसे बहुत लोग ये सोचते हुए कि मुखर्जी नगर या फिर राजेंद्र नगर दिल्ली में आकर पढ़ना होता है। हाँ। तो आप वहाँ से पढ़ते थे या फिर आपने ये सोचा कि आप घर से पढ़ेंगे? एक्चुअली सर, मैंने जो 3 साल था ग्रेजुएशन का मेरा, उसमें मैंने एनालाइज किया बहुत कि ये एग्ज़ाम क्या है, टॉपर्स की स्ट्रेटजी वीडियोस देखी। उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के निकाल सकता हूँ। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे ये लगा कि मैं बिना कोचिंग के निकाल सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर मेरा ओवर हुआ, मैं जीटी में नगर गया, मैथ्स और इंग्लिश की बुक खरीद ली कि बेसिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैंने करने लगा, तो मैंने सोचा कि अब कोचिंग नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे मेरा 2nd 3rd ईयर में मैथ्स और इंग्लिश डेली लगाता था क्वेश्चन, जब भी टाइम मिले। मान लो कभी एग्जाम आ गए वो मेरे ग्रेजुएशन के, तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब भी फ्री हूँ तो मैथ्स और इंग्लिश लगाता रहूँगा। तो मेरे 2 साल में जो मैथ्स की बुक थी और इंग्लिश की थी काफ़ी बार हो गई थी। अच्छा। मतलब मेरा बेस स्ट्रांग हो गया था। मैंने जीएस रीजनिंग नहीं छुई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे पता था कि वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, मैथ्स और इंग्लिश का, तो मुझे इस पर ध्यान देना है। तो मेरा ग्रेजुएशन की एंडिंग तक मैथ्स और इंग्लिश का बेस बन चुका था, एडवांस लेवल नहीं लेकिन बेस बन चुका था। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे दिल्ली में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे कोचिंग नहीं करनी है। अगर कुछ भी ऑनलाइन चाहिए होगा तो मैं वैसे ही कर लूँगा वो तो मैं दिल्ली से अपने होम टाउन उरई जो यूपी में आता है वहाँ पर आ गया था। अच्छा, वैसे भी आपने मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत पहले से ही कर ली थी। दैट आल्सो हेल्प्स यू फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि टीयर 2 में सिर्फ मैथ्स एंड इंग्लिश ही होता है। तो ये आपने कर लिया, तो हमें कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 एग्ज़ाम की। तो टीयर 1 में जब आपने कहा कि 100 मार्क्स आते हैं 50-50 मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के लिए, तो इसमें हाउ डू यू मेक श्योर कि आप कट ऑफ से ऊपर आओ?
चारों सब्जेक्ट्स बना के आप कट ऑफ से ऊपर कैसे आने की, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? एक्चुअली स्ट्रेटजी आपकी ये रहेगी, आप देखिए कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन जीएस इतना वास्ट है कि अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया करंट का, आप नहीं कर सकते। तो टारगेट भी आपको रियलिस्टिक बनाने हैं कि ये नहीं करना मुझे 200 में 200 लेके आने, वो पॉसिबल नहीं है। और जीएस में तो आप फुल मार्क्स अभी मानकर ही मत चलिए। रीजनिंग में भी अब टफ आना शुरू हो गई, तो रीजनिंग में भी 50-50 डालना मुश्किल हो गया। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश ऐसा है कि उसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपको धीरे धीरे करना, एकदम से आप एक दिन में कभी नहीं ला सकते हो। तो मैंने मैथ्स के लिए क्या किया, मैंने किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक ली, ओके, वो मैंने शुरू करा। इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक आती, वो मैंने प्रैक्टिस की। और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए आपको, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुक्स आती, कहीं से भी ले सकते हैं। सेम जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं इस एग्जाम के लिए। तो मैंने ये किया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको लगाने, लेकिन मॉक टेस्ट आप स्टार्टिंग में मत लगाइए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में लगाएंगे कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। तो बेटर ये है कि आप 1-2 महीने पहले थोड़ा कंटेंट ले लें अपनी बॉडी में, कि मुझे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आएगा, फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। मेरे अकॉर्डिंग आइडली 2 महीने बाद शुरू करिए मॉक टेस्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर कि पहले आप 1 हफ्ते में 1 दीजिए, फिर 1 हफ्ते में 3, फिर अगर एग्जाम पास में आ रहा तो डेली दीजिए। ऐसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तैयारी आपकी कैसी है। ओके, तो बेसिकली आपने अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसे क्लियर कर लिया आपने, एंड उसके बाद आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। एंड जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप मॉक एग्जाम से लेते थे या फिर आपने बुक से बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे? एक्चुअली बुक से प्रीवियस ईयर तो मैंने कर लिया था, लेकिन मॉक टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन मुझे दिख गया जो मुझे नहीं आया, मैं कर नहीं पाया, तो उसको मैं अलग नोट में अपने नोट डाउन करूंगा, उसे रेगुलरली रिवाइज करूंगा। ओके, यस। सो जो अलग अलग पैटर्न होते हैं वो से आप नोट करते हैं? यस, सेम इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के लिए कोई भी क्वेश्चन आपको अगर टफ लगा, मॉक में आप नहीं कर पाए, उसको प्लीज नोट डाउन करें, एक नोटबुक बना लें अपनी A4 शीट, और रेगुलरली रिवाइज करें उसको। आप लोगों को लगता होगा मैथ आपको याद नहीं करनी, लेकिन क्वेश्चन आपको रिवाइज करने, क्योंकि क्या क्या होता है कि कोई मान लो नया क्वेश्चन है, वो आपकी बुक में नहीं दिया था, अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो अगर क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आप कर लेंगे। और रिपीट भी होता है। अच्छा, रिपीटिशन इस एग्जाम में होता है। मेन एक्चुअली ये एग्जाम मैं कहता हूँ टफ नहीं है, इट्स ओनली अबाउट परसिवरेंस। आप क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। क्योंकि इसमें यूपीएससी का कोर्स बहुत वास्ट है, लेकिन इसका लिमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मांगता है, स्पीड इसमें बहुत चाहिए होती है। आपकी जब इनिशियली आप जब कर रहे थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, जब क्वांट के लिए या फिर इवन रीजनिंग के लिए, एंड बाद में जब आपने इंक्रीज किया तो आपका कितना स्पीड हो गया था? एक्चुअली टियर 1 में हम लोग के 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। तो मैंने जब फर्स्ट मॉक दिया था अपना, तो मेरे सिर्फ 84 नंबर आए थे 200 में से, 84 मार्क्स बहुत कम थे, और मैंने अटेम्प्ट भी बहुत कम किए थे। लेकिन उस टाइम मैं घबराया नहीं कि मेरा हो नहीं पाएगा। मैंने खुद से बोला कि अभी ये स्टार्टिंग है, कंटेंट अभी कम आता है मुझे, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। तो आप देखिए 84 मेरा पहला मॉक टेस्ट का स्कोर था। एक्चुअल में आया 173 रॉ मार्क्स टियर 1 में, और नॉर्मलाइज जो कि 188। तो जम कितना हुआ 104 का। ये परसिवरेंस 1.5 साल का। ओके, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड लिप। एंड ऐसे मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही बनती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि ना मैथमेटिक्स में ना टॉपिक्स भी बहुत सारी हैं, क्वांट में टॉपिक्स भी बहुत सारी है, एंड रीजनिंग में भी टॉपिक भी बहुत सारी है। तो ऐसे जैसे आपने कहा कि इसमें वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग आप तीनों को मिला के आप यू कैन स्कोर एटलीस्ट 150 फॉर श्योर। तो ऐसे फॉर अ नॉर्मल पर्सन, जो मान लीजिए कि नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ, हाउ मच कैन स्कोर फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टुगेदर? एक्चुअली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का अगर मैं बोलूँ 150 में एटलीस्ट आप 130-140 आराम से ला सकते हो। ओके, अगर आपने प्रैक्टिस 4-5 महीने अच्छे से कर रखी है, आप गारंटी ला सकते हो। ओके, इंक्लूडिंग एक्यूरेसी आपको मतलब yes, 130 तक आ जाएगा। एंड जीएस में आपने पढ़ लिया तो आपने आपका कट ऑफ जीएस में एक्चुअली आप टारगेट रियलिस्टिक करिए कि आपको 25 + 30 इतने ही लाने हैं मार्क्स। ओके, ये लाना भी आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि कभी हो क्या रहा, जब से एक्चुअली अभी रिसेंट में जीएस और टफ आना शुरू हो गई। कि मान लो करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स के लोग पीछे भागते हैं, उसके क्वेश्चन सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आने, 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो आप अगर उसके पीछे भागिए मत। मैंने क्या किया, जो प्री होता हम लोग का टियर 1, उससे सिर्फ 3 महीने पहले ही करंट अफेयर्स पढ़े। ओके, हाँ, जीके रोडे वेबसाइट होती है, वहाँ से मैंने डेली कुछ डालते हैं, वो 10 क्वेश्चन डेली के, वहाँ से मैंने किए बस। मैंने पीडीएफ भी नहीं पढ़ी। बहुत सारे लोग पीडीएफ पढ़ते, लेंथी पीडीएफ, वो बहुत एक्टिव होता, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि याद भी तो रखना है आपको। एक्चुअली इंग्लिश में बहुत वोकैब है, आपको वो याद रखना है, मैथ्स की फॉर्मूला याद रखने हैं, तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। तो और हिस्ट्री, और आपका जो जीएस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें आपको
गलत जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग करते हैं, करंट के पीछे भागेंगे, आप अगर क्वेश्चन टफ आ गया आप 2 नंबर भी नहीं ला पाओगे इसमें। दैट्स वाई आप रियलिस्टिक करिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनमें इंश्योर करिए कि इसमें मुझे अगर इजी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा आराम से, टफ भी आए तब भी कर लूँ, इसमें नहीं कर पाओगे। ओके, सो फॉर दोज हु डोंट नो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, तो आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री के लिए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन यू एक्सपेक्ट? हिस्ट्री एक्चुअली एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पूछते हैं। हाँ। पॉलिटी के लिए पूरा आपका 600-700 तक का लेवल ही पूछेंगे। ओके। और ज्योग्राफी के लिए भी सेम चीज़ है एक्चुअली। और ये भी है कि अगर आपको देखना है कि टफ कितना ज़्यादा आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर से देख लें। अभी रिसेंट में जीएस ज़्यादा टफ आना शुरू हो गया है, 3 साल पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया, तो आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो अगर आपको फोकस रखना है जीएस पे तो लास्ट के 5 ईयर्स पे ज़्यादा रखिए फोकस, क्योंकि 20 साल से एग्जाम हो रहा है, आप तब को नहीं करना, आपको सिर्फ रिसेंट के जो 5 साल के वही कर लीजिए, बहुत है आपके। ओके, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जीएस में भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाए? जीएस में एक्चुअली रिपीट सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसी में रहता है। तो ये तो हो गया टीयर 1 के बारे में। एंड अभी बात करते हैं टीयर 2। टीयर 2 तो ऑलमोस्ट सेम होता है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के लिए, बट इसमें क्वेश्चंस बहुत बढ़ जाते हैं एंड इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके बहुत क्वेश्चंस होते हैं एंड पॉसिबिलिटी होता है कि आप सब कुछ कर भी ना पाओ। एंड यही मेन एग्जाम होता है जो आपको मतलब इट विल से कि आप आ रहे हो या पा रहे हो। yes. तो इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? एक्चुअली टीयर 1 का मान लो 200 मार्क्स का है, टीयर 4 है 400 मार्क्स का, तो यही गेम चेंजर है आपका। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके टीयर 1 में कम मार्क्स थे, कट ऑफ के पास ही थे, फिर भी उन्होंने जॉब ले ली, क्योंकि टीयर 2 में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो टीयर 2 पे आप फोकस रखिए। तो टीयर 2 के लिए मेन चीज़ है कि आप टीयर 1 टीयर 2 को साथ लेकर चलें, पहली चीज़। और मैथ्स और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपका कंटेंट हो गया है तो मॉक टेस्ट दीजिए डेली। 2 आवर का होता है, 2 आवर का आपका मैथ्स का होता है, 2 आवर का होता है इंग्लिश का। तो मैंने क्या किया कि जब हम लोग का टीयर 1 हो गया तो आपने बताया कि हर दिन 2-2 घंटे से पढ़ाई हो सकती है। इसका मतलब है कि आप जॉब कर रहे हो तो साथ साथ एसएससी सीजीएल पढ़ सकते हैं। यस। ओके, तो ऐसे मतलब जो जॉब करते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे? कर सकते हैं। ठीक है, सो आप कंटिन्यू करें। यस, तो टीयर आपका जो मैथ्स का है 2 आवर का मॉक टेस्ट, आप वो इंग्लिश का 2 आवर का है। तो अगर आप मान लो जॉब में है तो कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में आप 2-3 मॉक दे लीजिए। अगर आप नई जॉब कर रहे हैं तो डेली दे लीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये है कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना करेंगे उतना शार्प होगा, नाइफ की तरह है ये, आपको चलाना पड़ेगा वो। ओके, एंड मैथमेटिक्स में तो देयर लाइक 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एक तो अर्थमेटिक हो गया और एडवांस हो गया। तो अर्थमेटिक में हाउ डू यू मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ? एक्चुअली ये हुआ सर 2017 तक एडवांस टफ आता था काफी ज्यादा। ओके, 18 में चेंज हो गया, अर्थमेटिक टफ आने लगा। तो काफी लोगों ने ये भी किया कि उस टाइम एडवांस टफ आया तो सिर्फ एडवांस फोकस रख रहे हैं वो लोग, और उल्टा हो गया, अर्थमेटिक टफ आ गया। तो आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों को लेकर चलना है। ओके, और अर्थमेटिक में टॉपिक्स क्या क्या आते हैं आपके? प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, ये। तो इसमें आपको ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरी अर्थमेटिक यूट्यूब से पढ़नी है, नहीं, आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है आप सर्च करिए और उसके बारे में पढ़िए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे दिक्कत थी तो मैंने यूट्यूब से वो पढ़ना शुरू किया। सेम अगर एडवांस में मान लो मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत है, ज्योमेट्री में दिक्कत है, तो किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अर्थमेटिक के लिए रेमो सर को फॉलो किया, एडवांस के लिए किया पवन राव सर को। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है, आपने पढ़ी मेंस्ट्रुएशन, आपने एक से पढ़ ली, आप इसके पास भी जा रहे हैं, इसके पास भी जा रहे हैं, ये मत करिए, एक टीचर को फॉलो करिए। ओके, तो ऐसे जब पढ़ाई जब आप करते हो तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं एंड हर कोई अपने अपने रिसोर्स सजेस्ट भी करता है, या फिर यूट्यूब पे जाओ आप तो वो अपनी भी रिसोर्स सजेस्ट करेंगे। तो जैसे आप मुखर्जी नगर भी जाओ तो आपको बहुत सारे बुक मिलेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 1000 बुक मिलते हैं वहाँ पे। तक इवन जेरोक्स वालों के पास भी नोट्स होता है। तो आपको किसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो नहीं करना चाहिए? एक्चुअली ये चीज़ मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपने कौन सी बुक पढ़ी, आपने कौन सी पढ़ी। मैं कहता हूँ कि कोई भी पढ़ लो यार, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ लो, राकेश यादव की आती है, अभिनय सर की भी आती है, जो भी फॉलो करनी है आपको, लेकिन एक ही करो आप। ये भी है, एक बुक ही आप 4 बार करो बहुत है, वो 5-6 बुक्स क्यों करनी है आपको? कंटेंट हर जगह सेम है। और अगर आपको वैल्यू एडिशन करना भी है तो मॉक टेस्ट से करिए। अगर आपने कोई चीज़ मान लो बुक में नहीं पढ़ी, हर चीज़ नहीं होती बुक में, तो आप उसको मॉक टेस्ट से धीरे धीरे खुद कर सकते हैं, नोटबुक में नोट करते करते, लेकिन किसी बुक के पीछे मत, बाकी कि आप 2-3 बुक्स करनी है वो मत करिए। पर बच्चों को ऐसे डर भी होता है कि इस बुक में को मैंने पूरा कवर कर लिया, अब ये तो मेरा हो गया पूरा, मान लीजिए कि 2-3 रिविजन भी हो गया उसके, बट उनको लगता है कि उसका जो फ्रेंड है वो दूसरा बुक पढ़ रहा है। उस बुक में और भी नए क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो डर जाते हैं कि यार वो बुक तो मैंने कवर किया नहीं है, क्या व्हाट इफ वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो फिर ये कैसे करें? मतलब उसमें भी अलग ट्रिक होगा, फिर वो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे उसमें, तो ये कैसे सॉल्व करें? एक्चुअली आपको जज करना है कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है।
तो आपने क्वेश्चन लगाए हैं बुक से, आप एनालाइज करिए कि आप मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अगर आप किसी टीचर को भी फॉलो कर रहे हैं और जो पढ़ा रहा है, अगर वो पढ़ा रहा है प्रीवियस ईयर बेस्ड तो सही है वो, अगर बहुत हाई लेवल पढ़ा रहा है तो भी गलत है। आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर ही रहना है, क्योंकि सीजीएल में मैथ टफ आती है लेकिन कैट का लेवल और हाई होता है। आप कैट लेवल में नहीं जाना, आपको वहीं पर रहना है। तो बेस्ट जज करने के लिए कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर देखते रहिए। ओके, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे तो चेंज कर लीजिए बुक, अगर कर पा रहे हैं तो उसी पे स्टिक करिए। ओके, एंड वो जो ट्रिक बताते हैं उसी ट्रिक को आप फॉलो करते रहिए, और ना कि ट्रिक के लिए मैं ये कहूँगा सर, ट्रिक आप खुद से बनाइए मेरे अकॉर्डिंग। अगर काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए वैदिक मैथ्स फॉलो करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप कभी लगा ही नहीं सकते, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, जो आपने बचपन से सीखा है ना मल्टीप्लाई करना, वही करने लगोगे, ये बात सही है। कभी एग्जाम वालों बैठना, आप तो यही होता है, इसीलिए कहते हैं कि आप वही करेंगे स्ट्रेस में जो आपने बचपन से सीखा है। तो बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं बचपन से, बस उसको फास्ट करिए आप। मैंने इसके लिए क्या किया, डेली आधा घंटे रफ शीट पर मैं रैंडमली लिखूंगा 58 इंटू 32, 60 इंटू 50, ऐसे करूंगा रैंडमली। मुझे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी, बेसिक वाली, एडवांस पे नहीं जाना आपको। डिवीजन फास्ट करना है, और हम लोग के में डीआई भी आती है। डीआई के लिए क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक में टेबल बनाए, टेबल, और उसमें यहाँ नंबर लिखे रो वाइज कॉलम वाइज, और उनको ऐड करें, सबट्रैक्ट करें। उसमें आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी आपको, लेकिन ट्रिक्स वगैरह के बीच मत भागें। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। तो इससे मेन टियर 2 एग्जाम में तो बेसिकली सबसे बात यही होती है कि मैथमेटिक्स आपका जो होता है ना 200 मार्क्स का, उसे आपको प्रैक्टिस करके ही आप कहते हैं। एंड प्रैक्टिस तो आपने बुक्स तो कर लिया, अब सब प्रैक्टिस इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड लोग भी यही मानते हैं कि टियर 2 के लिए मॉक टेस्ट ही आपको बचाएगा, चाहे वो बचाए वो फिर आपको पार कराएगा, जो भी हो मॉक टेस्ट ही है। तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे ऐसे? एक्चुअली ये था कि हम लोग का मार्च 2020 में प्री हो गया था, तो उसके बाद ही जस्ट बाद में काफ़ी लोग क्या करते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, टियर 1 का रिजल्ट तब तैयारी करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। 6 मार्च को मेरा प्री हुआ, एक हफ्ते बाद तैयारी शुरू टियर 2 की। ओके, हाँ, और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। और हम लोग का एक्चुअली मेंस पहले होना था जून में, लेकिन कोविड की वजह से हुआ जाकर नवंबर में हुआ 2020 में। तो मैंने ऑलमोस्ट 120 मार्क्स दिए मैथ्स के और 80 इंग्लिश के। आपको एक्चुअली ये भी चीज़ें आप लोग कॉपी करेंगे कि इतने देने होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है आपको इतने देने पड़े, आपका जितना टाइम है उस हिसाब से आप दीजिए। कोई नंबर फिक्स नहीं है कि आप इतने देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। आप बस ये कि उतने दे लीजिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाए। अगर आपके पास मान लो 4 महीने हैं तो उसके लिए 30 मॉक टेस्ट काफ़ी है। ओके, तो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट कि मतलब कितने मॉक टेस्ट देने वो भी बहुत लोगों को क्वेश्चन पड़ जाता है। मॉक टेस्ट में ना ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेक्शनल वाइज मॉक दे रहे हैं या फिर होल पेपर दे रहे, पूरा एक पेपर दे रहे हैं। तो आपने सेक्शनल वाइज ही मॉक्स बहुत सारे दिए थे? यस, एक्चुअली सेक्शनल टेस्ट मैंने इसलिए दिए थे, मान लो मैं खाली बैठा हूँ, अब खाली बैठ रहे, मान लो मन नहीं लग रहा, तो आप मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे लो। टियर 1 में 4 चीज़ें आती है, ज़रूर नहीं है आपको सबको देना, मैथ्स का दे लो, इंग्लिश का दे लो, किसी का भी दे लो। सेक्शनल टेस्ट भी कोचिंग प्रोवाइड्स करती है और फुल मॉक टेस्ट भी आते हैं। तो दोनों आप कर सकते हो। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है, एंड आपको पता होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे ट्रिक से सॉल्व करूँगा। तो ये तो हो गया भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मॉक टेस्ट आपने बहुत सारी दे दी। एंड बच्चे ये भी गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट दे रहे हो पर आप उसमें एनालाइज नहीं कर रहे हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है या फिर आपको कहाँ पे अपने आप को बेटर करना है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अच्छे हो, आप उसे और अच्छे करते जाएंगे, बट ऐसे नहीं होगा, मतलब जो आप गलत कर रहे हो उसे बार आप सुधारोगे नहीं। तो ये आपने एनालिसिस कैसे किया? एरर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप इसे समझा सकते हैं कि कैसे? एक्चुअली मॉक एनालिसिस से ही आप सीख सकते हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, बंद कर दिया, एनालाइज नहीं करते। और ये बात भी सही है, स्टार्टिंग में एनालाइज करेंगे तो 4-5 घंटे भी लगते हैं, दैट्स वाई लोग नहीं करते स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास नॉलेज कम रहेगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसी जैसी आपकी तैयारी बढ़ेगी वो आपका एनालिसिस 1 घंटे आधे घंटे तक भी आ जाता है, क्योंकि आप फिर कम क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, कम गलतियाँ होती है, लेकिन एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैं टियर 1 का मॉक दे रहा हूँ, तो मुझे उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब में देखना है क्या गलती हो रही है मुझमें, कौन से क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। स्पीड, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन किया 1 मिनट में, किसी ने किया 30 सेकंड में, तो कैसे किया वो मैं देखता हूँ, कितना जल्दी कर पाऊँ उसको, कोई भी क्वेश्चन हो। एंड सिमिलरली टियर 2 के लिए, टियर 2 मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो क्वेश्चन किया है
उसमें आपकी कितनी मिस्टेक हो रही है, या फिर कैलकुलेशन अगर आप गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या फिर आप प्रेशर में गलत कर रहे हो। जैसे जैसे आप, क्योंकि ये भी चीज़ है पर्सन पे डिपेंड करता है, मान लो किसी की कैलकुलेशन अच्छी है किसी की वीक है, तो वो आपको मॉक टेस्ट से ही पता लगेगा। एनालाइज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको। जब एनालिसिस करते हो तो आप कैसे एनालिसिस करते हो पूरे मॉक टेस्ट का? सबसे पहले टीयर 1 के लिए एक्चुअली आई यूज टू डू के पहले मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा जीएस को, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम लगता है। जीएस, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन मैथ्स। बिकॉज मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं उसके लिए काफ़ी टाइम बचा कर रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद सेम टीयर 2 में जो मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कैसे मॉक दूंगा? मैं ऐसे मॉक दूंगा कि 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 डिफिकल्ट नहीं होते। काफ़ी लोग ये सोचते हैं आप कोई भी एग्जाम दे लें उसमें 70-80% क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, आपको वो करने होते पहले। तो फर्स्ट राउंड में आई यूज्ड टू डू कि पहले फर्स्ट से 100 तक के सारे क्वेश्चन देख लेने पहले 1 घंटे में। 2 घंटे का हम लोग का पेपर होता है, तो पहले 1 घंटे में आपको ईजी क्वेश्चन करने हैं। पहले में आपको टफ करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करने। और जो क्वेश्चन डीआई के हैं, डीआई में क्या होता है, हम लोग के क्वेश्चन स्कैटर्ड आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन डीआई का 4th पे है तो एक 10th पर है, एक 20 पर है, और डीआई सेम है, डेटा सेम है, तो आप अलग अलग करेंगे तब भी आपको टाइम लगेगा। तो डीआई वाले फर्स्ट राउंड में छोड़ दे, और जितने क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं वो छोड़ दें। और एक क्वेश्चन और, एक चीज और, कि कोई भी क्वेश्चन अगर 2 लाइन से ज्यादा का है उसको पहले राउंड में मत करें। ओके, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले जाएगा आपको। फर्स्ट राउंड में आपको सिंपल क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि मेन गेम होता है सिंपल क्वेश्चन तो करिए। अगर आप सिंपल क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो टफ कैसे करेंगे। तो काफी लोग को मैं जानता हूं जो करते क्या थे, मान लो उन्होंने क्वेश्चन किया फर्स्ट सेकंड, अब 3rd वाला टफ है, 4th टफ है, 5th टफ है, हुआ नहीं उनसे, कॉन्फिडेंस लो हो गया, एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि वो इजी भी नहीं कर पाए, प्रेशर में आ गए मेरे से हो नहीं रहा। आपको इंश्योर करना कि इजी क्वेश्चन आप पहले कर पाए। देन सेकंड राउंड पे आएंगे हम, जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे थे, जो लेंदी थे, डिफिकल्ट थे, डीआई क्वेश्चन, आप वो करेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा पता कि आपने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसे कि मेरा टीयर 2 में फर्स्ट आवर में 100 में से 55 क्वेश्चन हो गए थे मेरे फर्स्ट आवर में। हाँ, okay. तो एक्चुअली ये भी होता है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर कि मैंने 55 कर लिए, तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, हाँ मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, ये है चीज। उसके बाद मैं करता गया और लास्ट में देखा 94 क्वेश्चन हो गए थे मेरे 100 में से, और सारे के सारे सही थे, 100% एक्यूरेसी। सेम इंग्लिश में मैंने किए 200 में 200 पूरे किए मैंने, क्योंकि लेंदी नहीं होती वो। इंग्लिश में ये है कि हम लोग क्या, इंग्लिश लेंदी नहीं होती, लेकिन आपको ये है कि पेपर मैथ्स और इंग्लिश का सेम डे पर होना है, तो आपको थोड़ा बहुत बनाकर रखना पड़ेगा परसेवरेंस, क्योंकि उसका पेपर होता है 3 से 5 के बीच में। तो काफ़ी लोग को नींद भी आने लगती दोपहर में, ऐसा होता है कि मैथ्स का पेपर दे लिया, अब पूरा वहाँ चला गया एनर्जी, अब यहाँ पे नहीं कर पा रहे। तो आपको एनर्जी मेंटेन रखनी होती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि उसमें आरसी आती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, PQRS, उन्हें ध्यान से करना होता है, क्योंकि लेंदी होते हैं, अगर आप नींद में होंगे पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। तो उसके लिए भी धीरे धीरे मैंने किया तो 200 में से मैंने 200 पूरे किए थे, जिसमें से 192 मेरे करेक्ट थे और 8 राउंड थे, तो 96% एक्यूरेसी मेरी यहाँ पर हो गई। और मैं ये भी बोलता हूँ, इतनी एक्यूरेसी मेरी मॉक टेस्ट में कभी नहीं रही एक्चुअल में, मतलब 90+ रही है, लेकिन 95+ कभी नहीं रही। तो ये भी नहीं है कि एक्चुअली कभी कभी ये भी होता है, कुछ कोचिंग वाले मॉक टेस्ट जानबूझकर टफ बनाते हैं, आपको उसको भी नहीं देना है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। आपको अब ये भी लोग पूछते हैं मुझसे कौन सा मॉक टेस्ट दें, जो भी प्लेटफॉर्म आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, उन्हीं के मॉक दीजिए। ओके, ये भी है। तो ये सर हो गया टीयर 1 और टीयर 2 की बात। अभी आते टीयर 3 की, जो अलग ही एग्जाम है पूरा, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? एक्चुअली टीयर 3 में हम लोग के यहाँ आता है ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये होता है हम लोग का 50 मार्क्स का ऐसे, 50 मार्क्स का लेटर। तो उसके लिए एक्चुअली पहले होता था कि टीयर 2 टीयर 3 अलग अलग होते थे, अब लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग का साथ में करा दिया उन लोग का, तो मैं साथ में लेके चल रहा था। लेकिन टीयर 3 के लिए अलग से तैयारी करनी ही नहीं होती है, बस ये कि आप टीयर 2 के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसके लिए रीडिंग तो करनी पड़ती वैसे भी, तो मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था रीडिंग के लिए, तो उससे आई यूज्ड टू रीड, तो उससे मेरा क्या हुआ कि जो राइटिंग है, नेचुरल राइटिंग, वो भी इंप्रूव हुई धीरे धीरे। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, आप नोवेल पढ़ सकते हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है इंग्लिश को लेकर। तो वो मैंने किया, तो उससे मैं लिखना सीख गया था। बाकी मैंने एग्जाम से पहले लगभग 7-8 ऐसे लिखे थे और 7-8 लेटर लिखे थे। और आप ये कर सकते हैं, आपने जो ऐसे लिखे हैं किसी फ्रेंड से या फैमिली वालों से आप एनालाइज करवा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं क्या गलती हो रही है। ये मैंने भी किया था, मैंने फ्रेंड से बोला कि आप चाहे देख लें ऐसा कैसा है मेरा, और उन्होंने बताया तो मैंने इम्प्रूव किया ऐसे। ओके, तो जब आप दूसरों को देते भी हो एंड जब आप आंसर भी लिखते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है आंसर लिखने का?
पर्सपेक्टिव ऐसे सर, एक्चुअली में मान लो हम लोग का जो टॉपिक था, हम लोग का टॉपिक काफी टफ आ गया था, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो यूपीएससी में आता है, GS पेपर 2 में आता है, वो आ गया था, जबकि मोस्टली लोग पढ़ के गए भी नहीं थे। लेकिन मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था तो मुझे फिर भी आइडिया था उसका। तो आप ये कर, लेकिन जरूर नहीं है इतना रफ हर बार है, लेकिन ये है कि अगर आपको बेसिक लिखना आता, हम लोग क्या एक्चुअली होता क्या है सर, जो आंसर शीट भी आती है वो बॉक्स वाइज आती है, आपको हर एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना होता। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सारे कोचिंग वाले शीट देते हैं, उसका प्रिंट निकाल लें और ऐसे लिखना स्टार्ट करें। पर्सपेक्टिव आपका ये होगा, पहले आप इंट्रो दें किसी भी टॉपिक के बारे में, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, वे फॉरवर्ड कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं आप। और बॉडी में किसी भी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप डाल सकते हैं, दोनों पॉइंट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने इनिशियली जब ये लिखना स्टार्ट किया था तो आपका आंसर कैसा रहा एंड बाद में आपका पर्सपेक्टिव कितना चेंज हुआ जब आप फाइनल एग्जाम देने गए थे? एक्चुअली ये था कि इंग्लिश में 1 साल से पढ़ रहा था, तो पर्सपेक्टिव 1 साल में बदला है। अब कोई बोलेगा 1 दिन में बदलेगा, नहीं, 1 साल में बदलेगा आपका, कि मैंने धीरे धीरे अपनी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाया, तो उसका मुझे फ़ायदा टियर 3 में अपने आप मिला कि मैं टॉपिक के बारे में लिख पा रहा हूँ। और ये भी है कि अब काफ़ी लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं करता था अपनी तैयारी में, और इंस्टाग्राम में आई यूज टू राइट स्टोरीज किसी भी टॉपिक पे, सोशल इश्यू मान लो करंट में चल रहा है, उस पर लिखता था मैं, तो राइटिंग स्किल वहाँ से भी आई मेरी। अच्छा, ओके। तो ऐसे मतलब ये नहीं कि जो मैंने लिखा वही बेस्ट है, नहीं, जो एग्जामिनर को चाहिए वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ऐसे मतलब बहुत लोगों की ईगो होती है कि यार तुम कौन होते हो जज करने वाले, मैंने बेस्ट लिखा है ऐसे सोचते भी है लोग, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट इट डन, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हैं, अपने फैमिली से भी पूछ सकते हैं, एंड जो भी आपके मेंटर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे मैंने आंसर लिखा है। तो ये तो हो गया पूरा टियर 3 के बारे में। एंड लेटर राइटिंग तो आई थिंक हम बचपन से बहुत करती आती है, एंड हमको कंटेंट भी पता होता है क्या लिखना होता है, तो आराम से हो जाएगा। एक्चुअली मेन जो आपका रहता है वो ऐसे में रहता है, लेटर तो सब लोग लिख ही लेते हैं, एग्जैक्टली, ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट है। यस, ऐसे भी टॉपिक्स भी वास्ट होते हैं, एंड आपको मतलब हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। इसके लिए आप एक बुक कर सकते हैं फॉलो, अरिहंत की आती है, अच्छा, और निफ्टी एसएस की, यूपीएससी वाले फॉलो करते हैं उसको, उसमें आप लिखिए नहीं उससे, बस उसमें ऐसे पढ़ लीजिए आप, कि थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा आपको, और हो तो कोट्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है आप कोट आपको याद नहीं करने, भाई काफी लोग कोट्स याद करते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कोट याद करना। जैसे कि मेरा जो टॉपिक था, मैंने खुद से कोट बना ली, ये भी चीज है। अच्छा, खुद से कोट बना लो, कोई भी बना लो, बस अच्छी लगे देखने में, कर सकते हो आप ऐसा। दैट्स नाइस। तो ऐसे मतलब you can follow your own quote, और नेचुरली आपको कोट याद आ जाता है। It's only about thinking, how are thinking, एंड वो स्टोरी से रिलेटेड भी होना चाहिए कि आप जबरदस्ती नहीं डाल सकते कि कोट ये ले लो। और जरूरी नहीं है अगर आप कोट नहीं भी लिख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जो बॉडी है वो अच्छा कर ले, बॉडी इंट्रो अच्छा कर ले, मार्क्स मिल जाएंगे। करेक्ट। सो दैट्स अबाउट टियर एग्जाम। अभी बात करते हैं कि पूरा जो 3 एग्जाम है वो बहुत लंबा टाइम है, मतलब टियर 1 से या फिर नोटिफिकेशन सब भी हो तो फिर टियर 3 तक, एंड आपका रिजल्ट फिर डीवी भी होता है, पूरा रिजल्ट आने तक बहुत टाइम लगता है। तो ये पूरे टाइम पे ना अपने आप को संभालना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला था ड्यूरिंग दिस टाइम? एक्चुअली सर CGL में ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि टाइम काफ़ी लग जाता है, ऐसे कि मुझे 2.5 साल हो चुके हैं, तो ये एग्ज़ाम आपको पेशेंस सिखा देगा, पहली चीज़ ये। लेकिन काफ़ी लोग इसमें डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि किसी की मान लो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जॉब नहीं मिल पा रही, तो दिक्कत हो रही, तो काफ़ी लोग स्विच करते हैं बैंक पर कि बैंक में कर लें, उसके बाद CGL आएगा तो कर लेंगे, ऐसा है। लेकिन मेरे घर पे वैसे कोई दिक्कत थी नहीं, तो मैं CGL पे स्टिक रहा, मैं और कोई फॉर्म भरा ही नहीं कभी, बैंक की मैंने कोई फॉर्म नहीं भरे। मेरा टारगेट था कि एक बार CGL दे दूँ फिर UPSC दूंगा। और होल्ड कैसे रखा मैंने, होल्ड रखने का एक्चुअली जो मेरा पर्सनल रीज़न है, एक्चुअली जैसे मैं पास आउट हुआ, पास आउट होने की जस्ट जुलाई 2019 से मैंने एक NGO हम लोग के होम टाउन में, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उससे एक्चुअली होता क्या है कि मान लो अगर एग्जाम डिले हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप बोरिंग फील नहीं करोगे। आपको फील होगा कि आप कुछ अच्छा लाइफ में कर रहे हो, किसी की लाइफ बदल रहे हो। हम लोग NGO में स्लम किड्स को पढ़ाते हैं, तो आपको एक फीलिंग आएगी डेली कि मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, चाहे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैं कुछ तो कर रहा हूँ। तो 2 घंटे में डेली पढ़ाता हूँ, तो उस चीज़ ने मुझे होल्ड कर रखा 2.5 साल तक। अच्छा, तो इसमें एक और ये भी होता है कि जब आपने बताया कि बैंक एग्जाम में भी ऐसे लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो जितना आप SSC CGL के लिए पढ़ते हो, डज इट हेल्प फॉर बैंक एग्जाम आल्सो? यस, जो सिलेबस है वो कन्वर्ट करता है, बस बैंक में एडवांस पोर्शन नहीं आता मैथ्स का, बाकी सेम रहता है। बाकी सेम रहता है, और काफी लोग निकालते भी हैं, CGL बैंक साथ में निकाल लेते हो। अच्छा, आई थिंक दैट्स अ गुड प्रोसेस कि आप दोनों साथ में कर सकते हैं। अगर आप में मतलब इतनी वेट करने की पेशेंस नहीं या फाइनेंशियल दिक्कत है आपको, तो कर सकते हैं। दैट्स गुड। तो अभी आपने बताया कि आप NGO में भी काम कर रहे थे, तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द NGO, एंड
दैट्स एक्चुअली वेरी गुड कि आप एक्चुअली ऐसे कुछ सर कर रहे हैं। एनजीओ 2018 में स्टार्ट हुआ था। एक हम लोग की फाउंडर है शिवांगी मैम, उन्होंने फाउंड किया था 2018 में। 4 इयर्स हो चुके हैं आज। तो मैंने 2019 में ज्वाइन किया था। मुझे एक फ्रेंड ने बताया, उसके घर के पास में एक है एनजीओ, तो उसने बताया कि हाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मेरी टीचिंग स्किल स्टार्टिंग से रही, लाइक 10th क्लास से ग्रुप स्टडी में मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था। अच्छा तो टीचिंग स्किल मेरे अंदर वहाँ से रही है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं पढ़ाऊँ उन्हें मैथ साइंस इंग्लिश, नहीं, सोशल अवेयरनेस कि अवेयर रहे बच्चे। जैसे कि मैं पढ़ाऊँ उन्हें चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना, एब्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सबके बारे में पढ़ाऊंगा, उन्हें सोशली अवेयर करूंगा। और वो जो बच्चे अवेयर हो भी रहे हैं, वो आज लिख पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। जैसे कि मैं और आप हैं, तो हम लोग बचपन में तो नहीं बोल पाते थे, कॉन्फिडेंस लो होता था, वो लोग बच्चे बोल पाते हैं। ये हम लोगों ने किया है, काम किया, तो अच्छा भी लगता है कि कुछ हो रहा है। दैट इज ग्रेट। तो ये आपका एनजीओ कहाँ पे सिचुएटेड है? ये मेरे होम टाउन उरई में है। वहीं पर ये हम लोग स्लम किड्स हैं, ओके वहीं उनके पास में एक अरेंजमेंट बनाया है, पक्का कच्चा सब अरेंजमेंट है, वहां पर पढ़ाते हैं हम लोग। ओके। एंड एनजीओ का नाम? एनजीओ का नाम है सुनीता सुमन फाउंडेशन। ओके। Yes. And that's actually a very good Yes, thing. actually people can find its page on Insta and Facebook. Okay. Yes. ठीक है सर, डेफिनेटली। एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग जो आप कर रहे हैं। एंड इट मेक्स मी फील प्राउड कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे हेल्प भी कर रहे हैं ऐसे। एंड आई विश आपके सारे जो बच्चे हैं वो फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ते रहे लाइफ में। सो या दैट वाज द अबाउट द होल इंटरव्यू। पूरी एसएससी के बारे में बात कर ली। एंड आई एम श्योर जितने भी नए एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उसको, दे विल गेट एन आइडिया कि कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए। एंड ऑल्दो दे माइट हैव देयर ओन स्ट्रैटेजी, एंड आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करके और भी एक्स्ट्रा ऐड करके और भी नया बनाकर दे कैन मेक इट मच मोर बेटर। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट लक फॉर देयर एग्जामिनेशन। तो अभी से हमने एग्जाम के बारे में तो बहुत बात कर लिया। Yes. एंड बहुत कुछ हमने कवर कर लिया। एक चीज़ है कि जब भी हमने बात किया कि ना 2-3 साल लग जाते हैं इसमें ना कि जस्ट बस आपका ही नहीं होता, आपके पेरेंट्स का भी, आपके फैमिली का भी Yes. बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि एक तो वो वेट करते भी हैं, एंड ऐसे थोड़े लोग होते भी हैं कि और बेटा क्या कर रहे हो आजकल। Yes, तो yes. उनका, आपकी फैमिली का इसमें ऐसे क्या कंट्रीब्यूशन था? एक्चुअली सर फैमिली का ये रहा कि फैमिली वालों को मेरे पर ट्रस्ट बहुत है, कि उन्हें पता है कि ये कुछ कर रहा है सही करेगा। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं किया कि बैंक का भर दो, ये भर दो, नहीं, उन्होंने कहा कि ये कर लेगा पक्का। और कोई प्रेशर भी नहीं था। मान लो मैं अगर पढ़ाने जा रहा है, कुछ भी कर रहा, कोई प्रेशर नहीं था कि रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम्हारा हो नहीं रहा, टाइम इतना लग रहा है, ये वो, हमेशा सपोर्ट रहा है। और मैंने एक्चुअली ये भी मैं छोटी सी बात बोलूँगा कि जैसे कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, अब 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, तो कोई बात कर रहा फैमिली में, तो मैंने कहा चुप रहो, गुस्से में उस टाइम बोल दिया मैंने कि चुप रहो, लेकिन वो बुरा नहीं मानने का भी। मान लो मम्मी से बोल दिया, दीदी से बोल दिया, बुरा नहीं मानने का भी, क्योंकि एक्चुअली प्रिपरेशन करते हम लोग हैं, लेकिन फैमिली भी करती प्रिपरेशन हमारे साथ। ये रहता है, घर वाले शांत रह रहे कि ये पढ़ पाए, ये भी चीज़ है। करेक्ट। आई मीन ऐसा भी नहीं, ऐसे बहुत बार होता भी है कि बेटा दूध लेके आ जाओ, Yes, yes. या फिर ये लेके आ जाओ। Yes, ये yes. होता भी है, बट आपको ये भी करना पड़ता ज़रूरी है, बिकॉज Yes, yes. फैमिली है तो आपको हेल्प करना भी पड़ता Yes. है। बट एक बात आपने बहुत अच्छी बताया कि ना आपको उनको आप पे ट्रस्ट था। Yes, trust. एंड ये ट्रस्ट आपने बनाए रखा, वो भी बहुत Yes, बड़ी चीज़ yes. है। ऐसे नहीं कि आपने उन्होंने ट्रस्ट रखा तो आप पबजी खेलते बैठ नहीं, गए। नॉट लाइक इट्स नॉट बैड थिंग टू प्ले, बट आपको उनके ट्रस्ट के लिए आपको Yes, लिव अप yes. करना पड़ेगा। तो दैट्स अबाउट द फैमिली, दे ऑल सपोर्ट यू, बट आपको भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और सर फैमिली का ये भी है, जो जिन बच्चों में पढ़ाता हूँ वो भी मेरी फैमिली है। वो सबसे बड़ा रोल तो उनका ही रहा है मेरे लिए, ओके। कि वो मुझे पुश करते रहे कि मैं 2 घंटे उन्हें पढ़ाता हूँ, 8 घंटे खुद पढ़ता हूँ। तो एनर्जी 8 घंटे पढ़ने की बाद 2 घंटे से आती है। वाओ, ये है चीज़। तो वो भी मेरी फैमिली है। दैट इज गुड। आई मीन वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर्स इफ यू हैव सम ऑफ Yes, देम, yes. एंड हम अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाएंगे कि Yes, जो I will send photos you हैं। that, sure. दैट्स ग्रेट। तो सर ये होगी इस सारी आपकी प्रिपरेशन की बातें एंड एग्जाम की भी। तो अभी एक फन राउंड करते हैं। वी विल हैव अ रैपिड फायर राउंड। Yes. तो मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस दिखाऊंगा एंड आपको जल्दी से उसके बारे में आंसर देना Okay. पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। ओके। ओके, तो ये थोड़े क्वेश्चंस हैं, आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा आपको लेना है पहले। एक ही लेना है? यस, ये वन टाइम वन क्वेश्चन। तो सर सबसे पहला, व्हाट डू यू थिंक मेक्स यू अ गुड फ्रेंड? गुड फ्रेंड एक्चुअली लॉयल्टी। Okay, Yes. that's a very important thing for everyone. So next question, when was the last time you made someone smile? डेली। यस, Wow. बच्चों को मैं स्माइल कराता हूँ डेली। That's a very noble thing. Thank you so much. Next question, describe one of the best days ever. बेस्ट डेज एवर जो चल रहे हैं अभी एनजीओ में, वही है बेस्ट Nice, डेज हैं। nice. Next question,
Describe your favorite vacation or a holiday. वेकेशन लास्ट ईयर मैं सिक्किम गया था फ्रेंड्स के साथ में, तो दैट वाज बेस्ट वेकेशन फॉर मी. Wow. Next question. Okay. Last question. What's the most difficult thing you ever had to do? डिफिकल्ट थिंग आई विल से कि जो कोविड में सीन रहा है कि बच्चों का लेवल थोड़ा नीचे हो गया था, पढ़ नहीं पाए, तो उनको वहाँ से यहाँ लाना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा है. Okay. यस. Okay, I think जो भी आपने किया बहुत ही अच्छे से किया होगा. So yeah, that was about the rapid fire round, and thank you so much for coming up today. And हमने बहुत सारी बातें कर ली, and we had a little fun round as well. And हमें अच्छा लगा कि आपसे इतनी सारी बातें की हमने SSCGL के बारे में. I'm sure बच्चों को बहुत कुछ नॉलेज भी मिला होगा. Yes. So we have a small token of appreciation. This is from the team of Unacademy and Camon TV Toppers. Thank you. Yes, sir. You can keep it here. Sure. So that was about the interview, and thank you so much for answering all the questions. Now I would like to ask you कि आप एक ऐसे टॉपर को टैग कीजिए जो अपनी स्टोरी यहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है राज निखरा, वो उस टाइम GST इंस्पेक्टर दिल्ली में, तो आई वांट टू टैग हिम कि वो आए अनअकैडमी पर. Definitely sir, Raj sir, we will definitely have you, will give you a call, and आप यहाँ पे आइए, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, and we will also know कि आपकी जर्नी कैसी रही एंड आपने कैसे एग्जाम क्लियर किया. सो दैट्स अबाउट द होल इंटरव्यू. एंड एक लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कुछ? एक्चुअली सर मैसेज वगैरह ये रहेगा मेरा कि लाइफ में आप मोटिव ढूंढिए. एक्चुअली CGL एग्जाम तो साइड का है, मेरा मोटिव है पढ़ाना, वो मुझे आज यहाँ तक लेकर आया है. तो जो आपकी हॉबी है उसको आप बना लीजिए पैशन अपना. मेरी हॉबी टीचिंग ही है. एक्चुअली CGL नहीं है मेरा पैशन है कि मैं सोसाइटी को टीच करूँ, चाहे वो UPSC निकाल के हो, CGL निकाल के, कैसे भी हो. अभी मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ, मुझे चेंज लाना है, टीच फॉर चेंज जिसे बोलते हैं. तो ज़रूरी नहीं है आप ये करें, जो आपका पैशन है वो आप करें. अगर आपको फैमिली रिस्पेक्ट के लिए करना है उसके लिए, लेकिन आप फुली पैशनेट होकर करें, ये है चीज़. That's really very interesting, and yeah, I'm sure people will find their motivation and do whatever they are good at. And thank you so much sir, and we wish you good luck for your future. Thank you.